नमस्कार, मैं राम नरेश दुबे। आज विशेषकर मैं अपने शिक्षक बंधुओं को जो हाल ही में आप लोगों ने जो है एक प्रशिक्षण प्राप्त किया था नवा जतन, ये हमारे शिक्षा विभाग से है। तो ये नवा जतन अभी पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है। वास्तव में नवा जतन क्या है, मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये नवा जतन जो है नवा का अर्थ होता है नया, और जतन का अर्थ है उसे सहेज कर रखना, परिमार्जित कर और रखना। ये स्वयं में नवा जतन परिमार्जित है। आज से 300 ईसा पूर्व आचार्य विष्णु शर्मा का जन्म जो है महिला रोप्य राज्य में हुआ था, और आज से 300 वर्ष पूर्व ये नवा जतन उन्होंने जो है विकास किया। एक नया जतन के नाम से जो उन्होंने एक कुल जो आश्रम है विद्यार्थियों को जहाँ पढ़ाते हैं, जिसे गुरुकुल कहते हैं, उन्होंने एक नए गुरुकुल का निर्माण किया। और उस नए गुरुकुल में जितने अंधे, विकलांग, शिथलांग और मूर्ख राजकुमारों को और मूर्ख बनियों के ब्राह्मणों, मूर्ख जो है बनियों के लड़कों को, लड़कियों को, और जो है मूर्ख विकलांग ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ाते थे। और अलग से उन्होंने आश्रम खोला और उनकी संख्या जो है वो 100 से ऊपर था। उन जितने जो विकलांग शिकलांग हर वर्ष 100 संख्या वो पा जाते थे। और उन्होंने क्या बुद्धि अपनाया बता रहा हूँ। जैसे आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, बताया गया है नवजतन में कि कविता नया 5 आयाम उन्होंने विकसित किया। कविता, कहानी, नाट्य, और उसके बाद जो है चित्रकथा, और जो है खेल में शिक्षा। इन 5 आयाम को उन्होंने विकसित किया और उन बच्चों को ऐसा पारंगत किया जो मूर्ख राजकुमार थे, वो ऐसा सुंदर अपने राज्य भार को संभाला जो देखते ही बनता था। और जो मूर्ख पंडितों के जो मूर्ख जो बच्चे थे, विकलांग बच्चे थे, इतना सुंदर कर्मकांड और ज्योतिष में पारंगत हो गए जो अद्वितीय था। और जितने जो बनिए के लड़के थे उन्होंने व्यापार में पारंगत कर दिया, और यहाँ तक कि वो शास्त्री पास भी हो गए। देखिए, जो ये पारसमणि है हमारे देश का, जो आज हमारे सामने उभर कर आया है। आज हमारे हिंदुस्तान का ये मणि है, इसको हमें अपनाना चाहिए। इसका प्रमाण आपको बता रहा हूँ। आज से 300 ईसा पूर्व जब हिंदुस्तान में ये जो विष्णु शर्मा जो है इस मणि को खोजा और उन्होंने इस देश में प्रचार किया, और हमारा देश 1834 के आते आते 100% इस देश के लोग शिक्षित हो गए थे। उसमें स्त्रियां भी थीं और सभी 100% शिक्षित हो गए थे। और गुरुकुल गांव में होता था। प्रत्येक गांव में, वनवासियों गांव को छोड़कर प्रत्येक गांव में 100 से लेकर 1000 से लेकर 5000 तक बच्चे पढ़ते थे। उस समय भी जो छोटा गुरुकुल, बड़ा गुरुकुल ऐसे अनुसार था। शहरों में था गुरुकुल, और इस तरह से वहाँ शिक्षकों की संख्या माने 100 में 1 शिक्षक रहता था गांव में। और जहाँ 200 से 2, और इधर 2 से माने 300, 400, 500 जैसे जो केवल 3 शिक्षक रहते थे, और 1000 में 5 शिक्षक रहते थे। 1000 बच्चों में जो विद्यालय, महाविद्यालय, जो हाई स्कूल, अभी माध्यमिक शाला कहते हैं, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, और महाविद्यालय कहते हैं। उस समय उनका नाम दूसरा था, प्रथमा, मध्यमा, आचार्य, शास्त्री, ऐसा कहा जाता था। तो ये कहाँ इतना विकसित हुआ ये शिक्षा प्रणाली? आचार्य विष्णु शर्मा के खोज से ये 5 आयाम देश को 100% शिक्षित कर दिया। जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था तो 1834 में जो माने एक हमारे देश में रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल बनकर आया, तो उसके साथ में एक अंग्रेज अफसर आया था, लॉर्ड विलियम। तो उसने जब द्वितीय गोल्ड सम्मेलन हुआ इंग्लैंड में, तो उसने कहा कि हिंदुस्तान को कोना कोना को मैंने भ्रमण किया है, वहाँ 100% शिक्षित हैं वनवासियों के गांव को छोड़कर। और इस तरह से वहाँ गरीब कोई नहीं है, न मांगने वाले कोई नहीं है, और शारीरिक दृष्टि से वो लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं। हिंदुस्तान बहुत ही शिक्षित है। वहाँ के विद्यालयों में 18 विषय पढ़ाए जाते हैं।
तो उस समय अंग्रेज में वो पादरी लोग कुछ पढ़ाते थे जो चर्च में, बहुत कम से, पूरा यूरोप महादेश में केवल 35% लोग शिक्षित थे 1834 में। हमारा देश 1834 के आते आते 100% शिक्षित हो गया था। यही शिक्षा प्रणाली था उसका, जो हम बच्चों को पारंगत किए ना। आचार्य विष्णु शर्मा की खोज, कविता, कहानी, नाट्य और जो है कहानी और चित्रकथा और खेल, ये 5 जो आयाम हैं, जो यही पारसमणि हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में परिमार्जित होकर आज हम लोगों के सामने जो आया है। तो हमें शिक्षक बंधुओं को माने इस नीति को अपनाकर देश को पुनः शिक्षित करना है। लगातार युद्ध और आक्रमण के चारे हमारा शिक्षा प्रणाली, हमारी आर्थिक व्यवस्था यस्त व्यस्त हो गई थी, जो सोने की चिड़िया कहलाती थी। आज उसी को हमें जो है इस शिक्षा प्रणाली को अपने अपनाना है, अपने बच्चों को परिष्कृत करना है और देश को आगे बढ़ाना है। जय हिंद।